लुधियाने पहुंचने के दूसरे ही रोज एक पैगाम मेरा मुंतजिर था और अब मैं एक अहम मिशन पर बटाला जा रहा था। बटाला सरहदी इलाका है। यहाँ से गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्कियों को गुरदासपुर जेल में रखा जाता था, जहाँ से वो लोग तारीख पेशी भुगतने के लिए बटाला आते थे। हमें अपने एक अहम साथी को पुलिस की हिरासत से आजाद करवाना था। दुश्मन मुल्क की भरी परी कचहरी में से अपने किसी साथी को अगवा करके ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये जिंदगी और मौत का खेल था, जिसमें मौत की जीत के इम्कानात ज्यादा ही रोशन दिखाई देते थे। इस सिलसिले में अपने मकामी दोस्तों की मदद हासिल करना जरूरी था। मैंने प्रकाश को यही बहाना किया था कि माल का ऑर्डर वसूल करने यूपी की तरफ जा रहा हूँ। इंतहाई माकूल बहाना था, जिसकी आड़ में मुझे अपनी सरगर्मियाँ जारी रखना थी। मैं अपने तय करदा प्लान के मुताबिक बटाले आ गया। यहाँ मुझे अपने एक दोस्त से, जो मेरे मुल्क की इंटेलिजेंस का खास आदमी था, मुलाकात करना थी। किसी भी जासूस के लिए दूसरे साथी जासूस से मुलाकात बड़ा जान जोखों का काम है, क्योंकि वो शख्स हाल ही में सरहद पार करके आया होता है और उस बात का इम्कान हर वक्त मौजूद रहता है कि वो कहीं दुश्मन इंटेलिजेंस की हत्या न चढ़ गया हो। अगर दुश्मन किसी ऐसे शख्स को काबू कर ले जो उनके मुल्क में सकूनत पजीर अपने साथी का कोई पैगाम वसूल करने जा रहा है, तो वो उनके लिए खुसूसी तोहफा होता है, क्योंकि उस शख्स के जरिए वो पहले से उनकी सोसाइटी के काफी अंदर तक घुस कर महफूज हो जाने वाले जासूसों तक जा पहुँचते हैं। अव्वल तो इंटेलिजेंस का तफ्तीश का तरीका ही इतना जियतनाक होता है कि किसी न किसी मरहले पर गिरफ्तार शुदा शख्स उनके आगे हथियार डाल देता है और अपने साथी का पता बता देता है। उसके अलावा सबसे बड़ा खतरा डबल एजेंटों का भी है, जो दुनिया की तकरीबन हर इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं और थोड़े से इनाम की लालच में अपने साथी को गिरफ्तार करवा देते हैं। मैं बजाय उस जगह जाने के जहां मुझे अपने साथी से मिलना था, बटाले के लारी अड्डे पर चल आया। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। सिर्फ उस खास निशानियों से मैंने उसे पहचान कर उससे पैगाम वसूल करना और मिलकर मनसूबा बंदी करनी थी। तकरीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद मुझे बिलाखिर वो एक सरहदी इलाके की तरफ से आने वाली बस में से उतरता नजर आया। काफी मोहतात आदमी था, खासा चौकन्ना नजर आ रहा था। बस से उतर कर उसने बजाय इधर उधर अजनबियों की तरह देखने के चुपचाप अपनी राह ली। बस के इर्द गिर्द फौरन 2-3 सिक्योरिटी वाले इकट्ठे हो गए थे, लेकिन क्या मजाल जो उस पर किसी को जरा बराबर भी शक गुजरा हो। नौ फारिद यानी उम्र और मजबूत जिस्म का मालिक एक बूटे से कद का आदमी था। बस से उतरते ही उसका ताकुब शुरू कर दिया, लेकिन लाख चालाक, होशियार और मेरे ही मुल्क का तरबियत याफ्ता होने के बावजूद उसे उस बात का अंदाजा नहीं हो सकता था। तकरीबन 10-15 मिनट तक मैं उसी चक्कर में रहा कि मुबादा कोई उस पर नजर रखे हुए तो नहीं, या फिर इंडियन इंटेलिजेंस वाले उसे मेरे लिए बतौर चारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। भी हमारी मुलाकात के वक्त में 10-15 मिनट बाकी थे। वारिद लारी अड्डे पर बने एक चाय के स्टॉल में जा घुसा। उसकी वापसी ऐन वक्त पर हुई। जैसे ही वो स्टॉल से बाहर निकला, मैं तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उससे टकरा गया। क्षमा करना महाराज जी, बटाले आकर अक्ल ठिकाने नहीं रहती दिल्ली वालों की। मैंने माजरत करते हुए अपना मखसूस कोड फिक्रा कहा। दिल्ली की क्या बात है जनाब? अच्छा, आप क्या दिल्ली से आए हैं? उसने भी मेरे साथ चलते चलते कहा। सिगरेट होगा आपके पास? मैंने कहा। माचिस नहीं है? वो बोला। आइए और चाय पी ले, मैंने कहा। हम दोनों ने मखसूस अल्फाज इन फिक्रों में इस्तेमाल करके एक दूसरे को अपनी शनाख्त करवा दी थी। मैंने भी उसकी तरह देहाती कपड़े पहन रखे थे और एक कपड़े का थैला हाथ में पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त करते लारी अड्डे के बाहर कचहरी के नजदीक एक होटल में बनने छोटे से कैबिन में जा बैठे। वारिद ने, जिसको जसवंत नाम उल्लाद हुआ था, तमाम तफसीलात से मुझे एक मरतबा फिर आगाह किया। हमने ये काम अपने भारतीय दोस्तों की मदद से अंजाम देना था, लेकिन वो भी इस तरह के उन्हें उस बात की कानो कान खबर न हो कि जिसे हम पुलिस से छीनने जा रहे हैं वो शख्स कौन है। उनके नजदीक तो वो खास शख्स हमारे मुल्क का एक माना हुआ स्मगलर था, जिसके भारतीय पुलिस के कब्जे में रहने से तमाम कारोबार का बेड़ा गर्क होने का खतरा था, और हमारे भारतीय दोस्तों को मजीद माल उसी सूरत में मिल सकता था जब हमारा ये अहम साथी रिहा होकर पाकिस्तान पहुँचेगा। हम तफसीलात अच्छी तरह तय करने के बाद हम दोनों उठे और एक दूसरी लारी के जरिए इन स्मगलर भारतीय दोस्तों के डेरे की तरफ चल दिए। हम लोग वहाँ रात गए पहुँचे थे। हमारे भारतीय दोस्त चरण सिंह ने बड़ी फराक दिल्ली से मेरा इस्तकबाल किया। साथी को वो पाकिस्तान के एक तगड़े स्मगलर की हैसियत से अच्छी तरह जानते थे और उन्हें यह भी इल्म था कि उसी तगड़े स्मगलर की वजह से वो आज लखपति बनने हुए थे, वरना वो तो मामूली से जमींदार थे। जसवंत ने मेरा तारुफ सुबह सरहद के बहुत बड़े आरती के बेटे की हैसियत से करवाया। चरण सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। एड़ी दे घर नारायण आ गए महाराज, उसने मुझसे गर्मजोशी से बकलगीर होते हुए कहा। चरण सिंह के साथी 3-4 मुर्ग ले आए, जिन्हें मेरे पाकिस्तानी साथी जसवंत ने हलाल किया और चरण सिंह ने उन्हें पकवाने के लिए घर भेज दिया। हम लोग तो झटका नहीं खाते थे, लेकिन वो हलाल जरूर खा लेते थे। हमारी इतलात के मुताबिक मतलूबा साथी जिसे पुलिस की हिरासत से आजाद करवाना था, वो अगले रोज तारीख पेशी पर गुरदासपुर शहर से बटाले आ रहा था। गुरदासपुर से बटाले आने वाले मुलजिमान को प्राइवेट बसों पर लाया जाता था। चरण सिंह ने मंसूबे के मुताबिक 2-3 आदमी फौरन रवाना कर दिए। उन्हें तमाम बातें तफसील से समझाकर उनके हिस्से के काम से आगाह कर दिया गया था। ये दोनों चरण सिंह के इंतहाई खास आदमी थे। हम दोनों को भी चरण सिंह ने रात गए एक प्राइवेट कार के जरिए उस मखसूस इलाके में पहुंचा दिया था, जहां से हमने अपनी कार्रवाई का आगाज
करना था। हमने अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए गुरदासपुर से बटाले आने वाली सड़क के ऐसे हिस्से को मुंतखब किया था जहाँ चरण सिंह का अपना एक मखसूस अड्डा था और वो तकरीबन सारे का सारा गाँव उसके खास लोगों पर मुश्तमिल था। ये गाँव अमूमन स्मगलरों के गाँव के नाम से मशहूर था। यहाँ की मकीन स्मगलिंग के अलावा भी बहुत से गलत काम करते रहते थे। हमारी इतलात के मुताबिक हमारे आदमी को किसी भी प्राइवेट लारी में वहाँ से 9 और 10 बजे के दरमियान गुजरना था। लारी में उसके हमरा गार्ड के 2 सिपाही और एक हवलदार मौजूद थे जिनके पास सिर्फ एक 303 की राइफल थी। तकरीबन 8 बजे उस जगह की चरण सिंह ने अपने 5-6 साथियों के हमरा नाकाबंदी कर ली। अब हम लोग शिद्दत से उस खास लारी के मुंतजिर थे जिसमें मुलजिमान हमारे भारतीय दोस्त के हमरा आ रहे थे। हमारा वो साथी जिसे अगवा होना था उसे जेल में इतला मिल चुकी थी और वो भी अपनी बसात के मुताबिक तैयारी के साथ आ रहा था। तकरीबन 9:30 बजे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने इतला दी कि हमारे साथी पहुंचने वाले हैं। अभी बमुश्किल 5-6 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक एक बस वहां पहुंचकर रुक गई। बस में मौजूद चरण सिंह के दोनों साथियों ने मंसूबे के मुताबिक काम शुरू कर दिया। एक ने ड्राइवर की कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर उसे बस रोकने का हुक्म दिया, जबकि दूसरे ने बड़ी फुर्ती के साथ पुलिस के सिपाही से राइफल छीन ली। बस के मुसाफिर यही समझे थे कि डाकुओं के किसी गिरोह ने उनको लूटने के लिए उन पर हमला कर दिया है। बस के रुकते ही चरण सिंह और उसके साथियों ने बड़ी फुर्ती के साथ उसके गिर्द घेरा डाल लिया। हमारे बस में मौजूद साथी ने इंजन बंद करके चाबी अपने कब्जे में कर ली थी। अब हमें जो कुछ भी करना था चंद मिनट के अंदर कर गुजरना था, क्योंकि उस सड़क पर लारियों की आमद और रफ्त हर वक्त जारी रहती थी। हमने बस में मौजूद 15-20 सवारियों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। हमने पुलिस के सिपाही और हमारे साथी भी शामिल थे। जैसे ही वो नीचे उतरा उसने झटका मारकर हथकड़ी को हवलदार की बेल्ट से निकाल लिया। चरण सिंह के साथी इस असना में उनके सरों पर राइफलें ताने खड़े रहे। हमारे साथी के दोनों पाँव में बैटरी थी। जसवंत करीब ही खड़ी जीप की पिछली सीट पर बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। अब हम लोग 2 ग्रुपों में बट गए। मैं, जसवंत, अगवा, कंधा और चरण सिंह जीप में सवार हो गए, जबकि बाकी साथी पहले से तैयार शुदा घोड़ियों पर बैठ गए। उन्होंने बस के टायरों पर फायरिंग करके उन्हें नकारा बना दिया। हमारी जीप पहले से प्लान शुदा रास्ते पर भागने लगी। जब तक हम नजरों से ओझल नहीं हो गए घर सवार वहाँ मौजूद रहे। जब हम लोग खासे महफूज हो गए तो उन्होंने भी अपनी घोड़ियों को लगाम दी। पिछली सीट पर जसवंत अपने काम में मसरूफ था। 3-4 मिनट के अंदर उसने अगवा कंधा को बेड़ियों और हथकड़ी से निजात दिला दी। हमारे इस अजीम दोस्त की इंडियन इंटेलिजेंस ने बहुत बुरी तरह मारपीट की थी, लेकिन इतनी जबरदस्त तफसीर के बाद वो बुज़दिल उससे कोई काम की बात न उगलवा सके थे। बुरी तरह जख्मी और कमजोर होने के बावजूद उसके अज़म में कोई कमी न आई थी और वो अपने आप को तंदुरुस्त और तवानाई जाहिर कर रहा था। जसवंत ताले तोड़ने और इंतहाई मखदूश हालात में भी सरहद अबूर करने में माहिर था। उसे शायद इसलिए ये अहम फरीजा सौंपा गया। हमने अपने दोस्त को पहनने के लिए फौरन नए कपड़े निकाल कर दिए। इस मुहिम का कमांडर मैं था। उनको मेरे फैसले पर अमल करना था। पहले से अपने पास रखे कुछ खास कैप्सूल मैंने अपने नए दोस्त को जीप में ही खिला दिए थे। उसकी हालत काफी संभल चुकी थी। एक मखसूस मकाम पर हम लोग जीप से उतर गए। चरण सिंह ने यारी निभा दी थी, बाकी काम अब हमारा था। तो भाई सज्जनों, रब रखा। उसने पहले से तैयार शुदा एक प्राइवेट कार के करीब हमें उतार कर जीप को दूसरे रास्ते पर डाल दिया। कार में चरण सिंह का भाई हमारा मुंतजिर था। कार में बैठने से पहले ही जसवंत सिंह ने हमारे साथी का हुलिया बदल कर रख दिया था। मैं उसकी मुशाक हाथों की वाद दिए बगैर न रह सका। 5 मिनट के अंदर ही अपने पास मौजूद सेफ्टी रेजर और मुख्तलिफ किस्म के ओशनों के जरिए हमारे नए साथी को कैद और मुसलसल अजियत ने, जिसकी न सिर्फ दाढ़ी खासी बढ़ा दी थी बल्कि चेहरे से लहू भी निचोड़ लिया था, एक तंदुरुस्त और सेहतमंद खून की सुर्खी लिए गालों वाले शहरी बाबू में तब्दील कर दिया था। मेरा नया साथी मेरा हम उम्र था। जब उसने कार में बैठते हुए अपने चेहरे पर नजर डाली तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ऐसी शक्ल तो मेरे मुल्क में भी नहीं होगी। कमाल के फनकार हो यार, क्या से क्या बना कर रख दिया है। उसने जसवंत को वाद देते हुए कहा। रास्ते में पड़ने वाली नदी में हमने पुलिस की छीनी हुई राइफल और जसवंत का पटारा, जिसमें न जाने क्या क्या इल्म जुल्म उसने भर रखा था, फेंक दिया। चरण सिंह का भाई हमें शाम तक मुख्तलिफ ज़ैली सड़कों पर घुमाता रहा। इस असना में मैंने जीटी रोड के नजदीक फेंकने की कोशिश नहीं की थी और खाना भी कार ही में खाया था। रात गए हमें कपूर था कि नजदीक एक महफूज मकाम पर पहुंचा कर चरण सिंह का भाई भी रुखसत हो गया। यहाँ हमें अपना दोस्त जाहिर किया था और हमें ताकीद कर दी थी कि अपनी असलियत से उन लोगों को आगाह न किया जाए। चरण सिंह के जाते ही मैंने मामलात पर गौर किया और वहाँ से हट जाने का फैसला कर लिया। हमने साहिब खाना से एक जरूरी काम के सिलसिले में माजरत की और ट्रेन के जरिए दिल्ली की तरफ चल दिए। हम तीनों उस वक्त खासे मुअज़्ज़ज़ नजर आ रहे थे। आदियों नजर में यही दिखाई देता था कि हम तीनों कोई आला अफसर थे। जसवंत ज्यादा पढ़ा लिखा नजर नहीं आता था, वो बहरहाल सीनियर था। उसे भारत का चप्पा चप्पा जुबानी याद था, गाड़ियों के नाम, उनके औकात, रवानगी, रास्ते और मशहूर शहरों के होटल वगैरह। जसवंत ने एक कल्ली को नजराना देकर फर्स्ट क्लास की 3 टिकटें हासिल कर ली और थोड़ी देर बाद हम तीनों अपनी अपनी सीटों पर रवानगी के मुंतजिर बैठे थे। तकरीबन 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद गाड़ी में हरकत पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता उसने रफ्तार पकड़ ली। दौरान सफर हम
हम दोनों अपने साथी को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए महफूज सरहद ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस बात का तो हमें बखूबी इल्म था कि पंजाब से सरहद अबूर करना वानिस्ता खुदकशी करने वाली बात थी। एक तो पहले ही वहाँ फौजों की खासी तादाद मौजूद थी। इस खबर के फैलते ही तमाम मुतालिका एजेंसियों ने सरहद के गिर्द अपना जाल बांध लिया होगा, उनके चप्पे चप्पे पर नजर होगी। हमारा इरादा राजस्थान या सिंध की तरफ से सरहद अबूर करने का था। अपनी फैसला मुझे ही करना था, इसलिए मुझ पर खासी जिम्मेदारी आयद होती थी। तकरीबन 3-4 घंटे की मगजमारी के बाद बिल आखिर हमने राजस्थान की एक अपनी दानिश में इंतहाई महफूज जगह का इंतखाब कर लिया था और अब हम आने वाले हालात के मुंतजिर थे। दिल्ली तक हम में से कोई भी बमुश्किल 1 घंटे से ज्यादा न सोने पाया था। हम कपूरथला से चंडीगढ़ और अम्बाला होते हुए करनाल से गुजर कर दिल्ली पहुंचे थे। लंबा और खासा उलझा हुआ रास्ता भी जसवंत की ज़हनी इख्तिरा थी। इस तरह हम मेन लाइन से हटकर सफर कर रहे थे। खासे महफूज है। जसवंत के पास अपना जाती पिस्तौल मौजूद था, जबकि मैंने और नए साथी ने ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने स्मगलर दोस्त से हासिल किया था। हमने अपनी दानिश में हर कदम फूंक फूंक कर उठाया था, लेकिन एक बुनियादी गलती हम में से ये हो गई, हमारे दिल्ली जाने की इतला उन लोगों को हो चुकी थी जहाँ हमें चरण सिंह का भाई छोड़ कर गया था। हादसा ये गुजरा कि हमारे फरार होते ही वहाँ से पुलिस के एक DSP का गुजर हुआ, तो मामूल की कार्रवाई के मुताबिक गश्त पर था। बस के मुसाफिर ने शोर मचाया और तमाम वाक़ये की इतला कर दी। कुछ लोग चरण सिंह को पहचान गए थे, उन्होंने हमला आवरों में से उसकी मौजूदगी की निशानदही भी कर दी। दूसरी तरफ फरार कराया जाने वाला मुल्जिम कोई मामूली मुल्जिम नहीं था। ऐसे ही DSP ने वायरलेस के जरिए उसके मंदरजात से हेडक्वार्टर को आगाह किया। पुलिस के ईवानों में जलजला तारी हो गया। यक लख्त जैसे वो नींद से बेदार हो गए। चंद मिनट के अंदर ही भारतीय खुफिया पुलिस की तमाम एजेंसियां हरकत में आ चरण सिंह को गिरफ्तार करना या उससे कुछ उगलवा लेना खाला जी का खेल नहीं था। सिक्योरिटी अफसरान ने उसे 2-3 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ज्यादा तवज्जो चरण सिंह पर नहीं बल्कि उसके साथियों पर दे रहे थे। चरण सिंह सिर्फ दलेर स्मगलर था, सियासतदान तो था नहीं। फिर सिखों की रिवायती बेवकूफी भी आड़े आई। उसने फरार के मंसूबे में अपने 5-6 और साथियों को भी शामिल कर लिया, जिन्हें हमारे कपूरथला तक मरहलावार पहुँचने का इल्म था। मजीद पेशरफ्त हुई तो इंडियन सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान कड़ी से कड़ी मुलाते रात गए कपूरथला के उस घराने तक जा पहुँचे। हाँ, चरण सिंह का भाई हमें लेकर पहुँचा था। केस अगर पुलिस के हाथों तक होता तो वो लोग गुरदासपुर के इर्द गिर्द ही टकरे मार मार कर थक जाते, लेकिन मामला चूंकि ज्यादा ही संजीदा था और इंडियन IB ने राह फौजी इंटेलिजेंस की हंगामी मदद हासिल कर ली थी, इसीलिए उन्हें इतनी कामयाबी हुई। बाकी अफसरान ज्यादातर के GP के तरबियत याफ्ता होने की वजह जदीद साइंटिफिक जासूसी निजाम अपनाए हुए थे। कपूरथला के बेज़बारों के तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेहमान कौन थे। उनके नजदीक तो हम चरण सिंह के मेहमान होने की वजह से वाजिबुल एहतराम थे, इसीलिए उनका एक आदमी हमें स्टेशन तक छोड़ गया। उसने शायद हमें टिकट खरीदते देखकर हमारी मंजिल मालूम कर ली थी। अब फिर राह के चालाक अफसरान ने टिकट का कड़िया ब्लैक टिकट भेजने वाले कलियों से हमारी मंजिल का पता लगा लिया था। हाल ये इतना बड़ा कारनामा नहीं था। अब वो कपूरथला स्टेशन तक चले आए थे। हमारी मंजिल का पता लगाना उनके लिए कुछ ज्यादा दर्द सर का बायस नहीं बना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके।